शहर पे मुंतज़िर रहते हैं। आदाब, आज आपकी आवाज़ में हमारे साथ एक बार फिर एक नई पर्सनालिटी समाजवादी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष जो कि लोहिया वानी से हैं, श्री नावेद अहमद जी मौजूद हैं और ये ज़्यादा तारुफ की मोहताज नहीं है। सर, आपकी आवाज़ में आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आपसे सबसे पहला सवाल जो हमारा है वो ये है कि आपकी कॉलेज लाइफ के बाद पॉलिटिक्स में आने का जो एक जर्नी है, ये स्टार्ट कहाँ से? मेरी पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट कैसे हुई मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है जी। क्योंकि मैं कभी इनिशियल डेज में पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचता और एक बचपन का किस्सा उसके बाद लाइफ से अपने आप कनेक्ट हुआ कि 22 नवंबर जो डेट है इस पे माननीय श्री नेताजी का बर्थडे होता है, मुलायम सिंह यादव जी का बर्थडे होता है, तो इनके बर्थडे पे हमेशा भंडारे हुआ करते थे। अच्छा। मोहब्बत में लोग बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े आयोजन होते थे। और अच्छा, मेरी स्कूलिंग क्राइस्टचर्च से हुई, हजरतगंज में है, तो उस वक्त उस एरिया के कॉरपोरेटर काफी सालों से बंटू साहब हुआ करते थे। अच्छा। नरही से पार्षद थे समाजवादी पार्टी से, तो बंटू यादव जी ने कहते हैं जिनकी हत्या हो गई थी, तो उनकी बर्थडे, नेताजी की बर्थडे, और हर बार बंटू यादव जी का एक बड़ा सा भंडारे का आयोजन स्कूल के बिल्कुल सामने हुआ करता है। तो फादर हमारे अक्सर जब हमें स्कूल से लेने जाते थे तो वो कहते थे तुम्हारी बर्थडे वाले दिन जो है इतना बड़ा देखो भंडारा कराया जा रहा है। तो हम कहें क्यों? तो कहें तुम्हारे साथ साथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी बर्थडे है। सही। तो 2003 से 4-7 की सरकार जो थी, जो नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो ये इंसिडेंट उस टाइम का है। तो उस वक्त तो हमने बहुत लाइटली इस बात को ले लिया कि चलो भाई सेम डे पे बर्थडे शेयर होता है। सोचा नहीं था कि लाइफ में कभी हम पॉलिटिकल जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। और ग्रेजुएशन का टाइम था, हमारे साथ हमारे एक बचपन के दोस्त, हम लोग एक ही कॉलेज में थे, उनको बहुत कीड़े थे पॉलिटिक्स के, तो वो स्टूडेंट यूनियन वाली चीज़ें और छात्र इलेक्शन में इन्वॉल्व होने वाली एक्टिविटीज़ में रहते थे। तो एक कोई प्रोटेस्ट था, हमें लगता है छात्र संघ बहाली को लेकर के, अभी हाल फिलहाल में मैंने उसकी फोटो भी रीशेयर करी है। अच्छा। शायद 2008 का इंसिडेंट है या 2009 का इंसिडेंट है। बसपा सरकार चल रही थी और छात्र संघ के चुनाव बंद चल रहे थे। अच्छा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने इलेक्शन बंद करवा दिए थे, तो उसको फिर से बहाल करवाने के लिए सारे कॉलेजेस ने मिल करके एक प्रोटेस्ट किया था जो शहीद स्मारक पार्क पे हुआ था। ओके। तो उसमें उन्होंने भी मुझसे कहा कि ऐसा है तुम भी चलना, अपने साथ 2-1 लोगों को ले आना। तो मेरे लिए एक बड़ा नया सा था और कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन ये था कि चलो इन्वॉल्व हो जाते हैं, चलते हैं। तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई कि क्या करना है, कैसा ड्रेस कोड बनाना है, किस रास्ते से चलना है, क्या करना है। तो उसमें हम पूरा इन्वॉल्व रहे और वो शहीद स्मारक पे वो धरना हुआ। उस धरने को संबोधित करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी आए थे और हम लोग की पहली मुलाकात उनसे उस धरने में हुई। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि यहाँ जितने लोग आए हैं प्रदर्शन के लिए सबको कार्यालय लेकर के आओ। अच्छा। तो अच्छा, हम लोग के ऊपर कोई लीडर तो था नहीं कि हम लोग को कौन लेके जाता, कौन मिलवाता, लेकिन हम लोग जो साथ वाले लोग कहते थे कि नहीं भैया आए, उन्होंने कार्यालय बुलाया है, हम लोग कार्यालय चलते हैं। तो हम लोग वो प्रोटेस्ट के बाद हम लोग कार्यालय गए। तो उन्होंने खैर हम लोग जब पहुंचे तो बताया गया कि भैया आए थे और भैया ने ऐसा ऐसा कहा, तो वहाँ पे हम लोग को अंदर बुला लिया गया। तो उस वक्त पहली बार इंटरेक्शन हुआ था अखिलेश यादव जी से। उन्होंने पूछा कि क्या करते हो? साहब अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और MBA करने का इरादा है और MBA करके नौकरी नौकरी में कुछ नहीं रखा है, सियासत करो, सियासत करो। सही। तो वो सियासत करो अल्लाह ने मेरे पीछे चिपका दिया जी। तब से वो आपका सफर। और फिर वो 2007 के बाद फिर 1-2 बार, 2008 के बाद हमको लगता है कि 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट और रहे कि इसमें फिर से उनसे मुलाकात हो गई और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो वो रिकॉल कर लेते थे, तुम वहां वाले हो ना, अच्छा। वाले धरने में थे ना तुम। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग सा था कि यार इतना बड़ा ये इंसान रिकॉल कर ले रहा है यार, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो वो फिर उसने इंटरेस्ट जनरेट कर दिया कि हाँ यार दिस इज द पार्टी जिसको आप सपोर्ट करते हैं। और फिर बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमानों के पास हमें लगता है कि कांग्रेस और सपा के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। बसपा में उस वक्त लोग थे लेकिन हमारे साथ के लोग कोई जुड़े नहीं थे।
तो इनिशियली राहुल गांधी का उस वक्त फेम बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोग लखनऊ के दिल्ली जाना मिलना पॉसिबिलिटीज थी नहीं, और यहाँ मुलाकात हुई तो हमको लगता है कि वो एक धीरे से एसोसिएशन हम लोग का हो गया। और फिर तुमको याद है कि जैसे जैसे वो वक्त गुजरता गया, तो 2011 की बात है या 10 के लेट के टाइम की बात है, हमको समाजवादी छात्र सभा में एज अ स्पेशल इनवाइटी मेंबर, विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश में बना दिया। तो सर ये जो लोहिया वानी का है, इससे जो कनेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब लोहिया वाहिनी जैसे समाजवादी पार्टी के 4 मेन विंग्स हैं जी। फ्रंटल के विंग्स, ओके। मतलब इसमें सबसे ऊपर समाजवादी युवजन सभा आती है, ठीक है। उसके बाद समाजवादी लोहिया वाहिनी आती है, फिर मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड आती है जो नेताजी के नाम पे है, और फिर समाजवादी छात्र सभा आती है जिसका काम होता है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के जी। प्रोग्राम्स और एजुकेशन से जुड़े लोगों को इन्वॉल्व करना, मतलब वो नर्सरी है। ओके। तो इसी वजह से जो समाजवादी पार्टी में यूथ का संगठन है, जी। इससे बड़ा संगठन पूरे इंडिया में किसी पार्टी के पास नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब जितने हम लोग के पास इन 4 फ्रंटल संगठनों में पदाधिकारी हैं, जी। इतने पदाधिकारी किसी और पार्टी के पास नहीं है। अब में भी हो सकता है कि जो पार्टी हमारी गवर्नमेंट में है वो पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर रही है, तो हो सकता है एबीवीपी उस लेवल पे हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे पार्टी के संगठन के हिसाब से किसी और के पास इतनी स्ट्रेंथ है नंबर्स में। तो लोहिया वाहिनी लोहिया जी के नाम पे बनी। अच्छा। तो फ्रंटल में होता है कि यूथ के लोग, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है ना नौजवानों की पार्टी है, तो उसमें नौजवानों को तरजीह ज्यादा मिलती है। जी। और अखिलेश जी के क्रेज की वजह से एक जो आपका 25 साल से लेकर के या 20 साल से लेकर के जो 40-45 साल तक का ग्रुप है, वो उनका डाई हार्ड फैन है, तो वो यूथ के ही लोगों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। सर विपक्षी जो पार्टी के लोग हैं, और मैं जाता हूँ लोगों से मिलता रहता हूँ, तो बात ये आती है कि अगर यादव फैक्टर और मुसलमानों का फैक्टर हटा दें तो दे आर नथिंग। देखिए हर पार्टी के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जी। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का जब भी आप कोई एक संस्था बनाते हो या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, सही। तो उसके अपने आर्टिकल्स होते हैं, मेमोरेंडम होते हैं। जब कभी मुलायम सिंह यादव जी ने सैफई से निकल करके इस पार्टी को बढ़ाया होगा, तो पहले आप अगर कोई चीज में बढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको कौन सपोर्ट करता है? आपका गांव, आपकी कम्युनिटी तो सपोर्ट करता है। तो वो एक यादव फैक्टर वहां से शुरू हुआ, जो हमारा कैडर वोट है। ओके। उसके बाद 92 के इंसिडेंट के बाद से, बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट जी हुआ, जी। उसके बाद से मुलायम सिंह यादव जी को मुसलमानों ने मतलब 100% तरीके से अपना नेता मान लिया। तो इस वजह से उनके साथ मुस्लिम वोट भी एज अ कैडर चला गया। हर पार्टी का अपना कैडर होता है, जैसे बसपा है वो उसके पास अपना जिन कम्युनिटीज या जिन कास्ट का वोट है वो उनका कैडर वोट है। तो ये हमारा कैडर वोट है, जिसको हम लोग अपने पास बाय डिफॉल्ट काउंट करते हैं कि अगर इस सीट से हमको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले कैडर वोट देखो कितना है, और उसके बाद फिर कौन सी कम्युनिटीज या कौन से सब कम्युनिटीज हमें वोट करेंगे। सही। तो इसमें कोई हर्ष तो है, आपके अपने लोगों से जहाँ शुरुआत होती है, उसके बाद जब आप धीरे धीरे काम करते हो तो फिर सबके साथ और सबके लिए आप काम करते हो। सही। सर अभी हाल ही में ये चीज़ मुझे जानना है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का अभी बयान आया है नमाज को लेकर के कि आप नमाज रोड के ऊपर नहीं पढ़ सकते हैं, रोड्स नहीं बनी है नमाज पढ़ने के लिए, और 2 शिफ्टों में अगर पढ़ना है तो पढ़े। और अभी तो प्यार से कह रहे हैं, फिर दूसरी तरह से भी बात हो सकती है, नमाज आप रोड पे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे वरना बंद कर दिया जाएगा। देखिए नमाज को लेकर के हमारे सूबे के जो सदर हैं वो एक अलग ऑथेंटिक पार्टी से आते हैं, जी। ठीक है, उनकी पार्टी की एक अलग आइडियोलॉजी, ठीक है, उनके पार्टी की आइडियोलॉजी का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो एंटी मुस्लिम है। अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस पे आपके आसिम बकार जी का कहना ये हमसे है कि बड़े मंगल ये जो बड़ा हनुमान टेम्पल है लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने, पूरा रोड डाइवर्जन हो रहा है, और स्पेशली वो वाली रोड सिर्फ और सिर्फ जबकि मंदिर के लिए रोक दी जाती है। तो ये सांप्रदायिकता जो है वो वाली एक विचारधारा है इनकी मुख्यमंत्री जी की। देखिए प्रदेश में जो राजा हैं, जी। जो मुखिया हैं, अभी वो जो बात कर रहे हैं
उससे एक वर्ग ही खुश हो रहा है। बिल्कुल राजा को अगर राज करना है तो सभी तरह के वर्गों को खुश करना चाहिए उसको। सही। अगर आप नहीं करोगे तो सत्ता जिंदगी भर की तो है दो नजर से राजनीति को नहीं देखना चाहिए। नहीं, राजनीति को आप दो नजर से नहीं, आप इस वक्त उत्तर प्रदेश के लगभग 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री। बिल्कुल। ठीक है, आपको अपने तराजू में सबको इक्वली तोलना है। सही। अगर आप एक साइड की बात करते रहोगे तो भाई जैसे घड़ी चलती रहती है, एक दिन वक्त आएगा कि वो निज़ाम पलट जाएगा, कभी ना कभी तो पलटेगा। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर एक ही निज़ाम चलेगा। भाई जब कभी वक्त आएगा निज़ाम पलटेगा, तो जब निज़ाम पलटेगा तो हो सकता है चीज़ें बदल जाएंगी। जी। तो अभी हमारी सत्ता नहीं है, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो आदेश पास करेंगे उसी आदेश को तो जनता को मानना पड़ेगा ना। हमारे थॉट उनके साथ अगर मैच नहीं करते हैं तो हम मतभेद करते हैं और मतों पे जो है बातें रखते हैं, मनभेद तो रखते नहीं कि मन में बैठा लें चीजें। अब वो अपने वोटर को, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक पक्ष के लिए हमेशा अगर नेगेटिव चीज कर रहे हैं तो भाई ये उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी, उनके लोग, उनके लिए किया जा रहा है। सर ये बताएं मुझे, एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि अगर 2027 में आपकी पार्टी आती है, क्या नीतियाँ रहेंगी और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूल हैं उनकी स्ट्रैटेजीज को मेंटेन किस तरह से सपा सरकार में किया जा सकेगा, जो इस वक्त थोड़ा सा इनकम्प्लीट जोन में? देखिए, बेसिक एजुकेशन आपका और बेसिक हेल्थनेस, नेताजी का बहुत पहले एक स्टेटमेंट था कि दवा और पढ़ाई सस्ती, दवा और पढ़ाई सस्ती। सही। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी अपने मैनिफेस्टो में तो काम करना शुरू किया है जी। कि 2027 का जो मैनिफेस्टो हम लोग बनाएंगे उस पर तो काम हो रहा है। लेकिन आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं जैसे इवेंट बैकग्राउंड पे आता हूँ एंड आई सी थिंग्स ऑन अ वेरी वाइडर एस्पेक्ट, तो हम भी इस चीज़ को लेकर के एक स्पेसिफिकली बेसिक एजुकेशन में पॉलिसी बना करके अपने सुप्रीमो को भेजेंगे कि इन पॉइंटर्स पे भी नज़र मार लिएगा कि शायद ये पॉइंटर्स काम में लाए जा सके। क्योंकि मेरा भी मानना ये है कि पढ़ाई, जो बेसिक एजुकेशन की जो टीचर्स की सैलरी का स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बेसिक एजुकेशन की जो टीचर्स हैं हमारे, उनकी सैलरी का स्लैब अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो गुणवत्ता, जो काबिलियत एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो पॉइंट पे वो लैक करती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के होने के बाद भी वो प्राइमरी एजुकेशन पे लैक करता है। अगर हम प्राइवेट से और पब्लिक के स्कूल्स कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर जैसे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है, चीज़ें, हर चीज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड पे आ रही है, आप कुछ भी बात कह रहे हो और हर चीज़ एक आर्काइव में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, तो आपको पुरानी चीज़ों से सबक लेकर के नए और बेटर वर्जन को बनाने का काम करना पड़ेगा। वरना पब्लिक आज की डेट में तो 10 सेकंड की रील्स वाला सीन है कि अगर 3 सेकंड में 4 सेकंड में रील्स ने हुक नहीं दिया आपको तो रील स्वाइप हो जाती है। सही। तो काम तो अब 27 में अगर गवर्नमेंट बनती है तो काम ऐसा करना पड़ेगा जो बिना कहे, बिना प्रचार करे दिखे। और सर लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से देखेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी या हमारी सरकार के एग्जिस्टिंग लोग कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर तो क्या है, ये तो एनसीआरबी के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि जिस तरीके से जो खोखली बातें करते हैं, जो भी इनकी पीआर एजेंसी है, वो इनसे कोई गलती होती है ना तो उस गलती पे बात करने का मौका ही नहीं देती, एक दूसरा मुद्दा ले आती है फौरन। सही। नीट कहाँ गायब हो गया? नीट का पेपर लीक हुआ, बिल्कुल। नीट के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा, लाखों लोगों ने। वो लाखों लोग अपने घरों से निकल करके डीजल, पेट्रोल, ट्रेन, बस ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने के बाद एग्ज़ाम दिया होगा और उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद पता लगता है या एग्ज़ाम के बीच में लोगों को पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। सही। सर ये एक चीज़ मुझे आपसे जानना है कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी एक बड़ा बयान आया है, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सोना ना खरीदें,
इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या नुकसान ये जो हमारे बेचारे जो व्यापारी हैं, जिनके ज्वेलर्स बड़े बड़े शोरूम्स हैं या छोटी भी दुकानें हैं, तो उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा? मैंने और मंत्री भाजपा सरकार से बात की, उन्होंने कहा इसके ऊपर कोई उनका प्रभाव खास नहीं पड़ेगा, ये मॉड्यूल को बस चेंज कर रहे हैं और ये पहले भी सोने को बचाया गया है, मतलब पहले लोग सोना दान कर दिया करते थे। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या विचार है? सपोज करिए कि आपके घर में किसी की शादी है, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी बहन की शादी है, तो क्या आप उसके लिए सोना नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल। भाई सोना वैसे भी जनरल पब्लिक के रीच से बाहर चला गया, जी। मैं तो नहीं खरीद पा रहा हूँ। मेरे अपने लाइफ में मेरे अपने नाम पे एक सोने की अंगूठी नहीं है कि जो मैं शायद खरीद पाया हूँ। कि सोने का आज का जो करंट कंडीशन है वो क्या हो गया, और उसके बाद भी 15% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। जी। ये तो हाल आप उन दुकानदारों से, उन व्यापारियों से जाके पूछिए जो सोने और चांदी में डील करते हैं, कि उन्होंने तो भाई और बहनों आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, विदेशी मुद्रा को बचाना है। तो भाई जो इतने बड़े बड़े शोरूम खोले बैठे हैं, अगर आप आज का ही न्यूज़पेपर उठा करके देखेंगे तो एक बड़ा सा एड फुल पेज का अमर उजाला में तनिष्क का लगा है, ठीक है, और एक एशप्रा करके कोई ब्रांड है उसका जी, लगा जी। हुआ है, फुल पेज का देखा एड है। लगा है, सही। ठीक है। तो भाई साहब ये तो बड़े व्यापारी हैं जो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे जी हैं, जी जी, बिल्कुल। ठीक है, और ये मोदी जी के स्टेटमेंट देने के बाद ही ऐड छपवा दिया, तो इसके पीछे क्या गेम है? भाई अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना है, तो ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं आकर के, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या सोचा समझा जाता है कि नहीं जाता है? कि कुछ भी ख्वाब आया सुबह में और पब्लिक के नाम का एक संदेश दे दिया गया और उसको फॉलो किया जाएगा। फॉलो क्या, भक्त है, भक्त अपनी भक्ति निभा रहे। एक इंटरव्यू में देख रहा था, पता नहीं ये कहाँ का है, वो रो भी रहा है जी। अगर देश हित में बंद करना पड़ेगा मैं बंद कर दूंगा, और रोए भी जा रहा है। अनुभक्त है भाई भाई देखिए, जिन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है जी। वो तो उनकी बात सुनेंगे ना, कि नहीं सुनेंगे? सही बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, बल्कि 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ये कि प्रतीक यादव जी स्वर्गवासी जो थे, आपके काफ़ी क्लोज थे, आप लोग जिम मेट्स भी थे, साथ में वर्कआउट करते थे, तो एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी जो कि काफ़ी स्पोर्टिंग और बहुत फिटनेस फ्रीक और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को आगे स्प्रेड करते थे। ये न्यूज़ एकदम से आना कि इस तरह से उनकी डेथ हो जाती है, बाद में वो ऑटोप्सी रिपोर्ट से कार्डियक अरेस्ट बताया जाता है, तो इस डेथ को लेकर के और जिस तरह की मिस्ट्री, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? भाई हम लोग के लिए तो हमारे एक साथ का इंसान, जिस इंसान के साथ हम लोगों ने एक अच्छा लंबा वक्त स्पेंड किया, जी। इसके हंसी मजाक अक्सर अब फ्लैशबैक्स में देख रहे हैं कि पूरे जिम का अट्रैक्शन होते था जब वो जिम के अंदर आता था। मतलब उसका मिजाज, वो जिम के अंदर रहना और सबसे मुलाकात करना एक एक करके, सबसे हैंडशेक करके, जैसे कि आपने हैंडशेक करना, कंधा ठोकना और मजबूती से हाथ पकड़ करके मिलाना, और डेडलिफ्ट करते वक्त कई कुंटल वजन अच्छा। उठा देना, जी। तो वो सब तो बस सिर्फ आंखों के सामने फ्लैशबैक में दिख रहा है। क्योंकि जब आप किसी इंसान के साथ ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड करते हो जहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन या स्ट्रे डॉग्स के प्रिजर्वेशन और उनको मोहब्बत को लेकर के, या फिर किसी एथलीट के बारे में, या स्पेसिफिकली खास तौर से आपका जिम से जुड़े मुद्दों के बारे में, जी। वेट लिफ्टिंग के बारे में बातचीत होती हो, और हम नहीं, तमाम लोगों के साथ, कोई हमारे पर्सनल 1-to-1 नहीं, मतलब जब भी डिस्कशन होते थे तो एक बहुत मास रहता था, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो अब वो सब आंखों के सामने फ्लैशबैक बन करके गुजरते देख रहे हैं। और एक ऐसे स्पोर्ट्समैन को हार्ट अटैक आ जाना,
mean, माइट you're बी still ऑफ young. आवर एज, जी हम लोग के एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। तो अब हार्ट अटैक सबको आ रहे हैं। अभी रिसेंटली लखनऊ शहर में एक नोन फैमिली है, उनका बेटा भी 24-25 साल का था, उसको भी हार्ट अटैक आ गया। हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आया। इवन आई एम वन ऑफ दोज जिसको 22 अगस्त 2025 को हार्ट अटैक पड़ा। ठीक है, तो ऊपर वाले की किस्मत अच्छी है कि सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचे और ट्रीटमेंट मिल गया। तो ये हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? बड़ा सवाल। यंग्स को ही क्यों आ रहे हैं? क्या इसके पीछे कोविड वैक्सीन का कोई सिम्टम्स है, जी जैसा कि लोग बता रहे हैं? अब ये तो सिर्फ हर सवाल के पीछे क्वेश्चन मार्क है, कुछ तो कहा नहीं जा सकता। बाकी बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, बड़ी टीमें बैठी हैं, वही बता सकती हैं। ये यंग्स को ही हार्ट अटैक इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? जी कोई एक्स फैक्टर कुछ और इसके पीछे, मतलब मेन तो मैटर जो ये है चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, मगर आपको क्या लगता है कुछ और बात इसके पीछे? भाई नहीं, हम लोग के नॉलेज में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं जो लोग मीडिया में देखने को मिल रहा है कि बिजनेस को लेकर। ही वाज प्रतीक यादव, ठीक है, वो बिजनेस बहुत छोटी चीजें हैं वहाँ के लिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वहाँ लॉसेस की ये सब बातें नहीं होती, नहीं वहाँ जिंदगी मजे में जी जाती है। जी और जिस लेवल पे उनके कारोबार एक आध चीजों में छोटा मोटा कुछ होना काउंट ही नहीं होता। सर लास्ट में आपकी आवाज़ के व्यूअर्स जो यूथ आपको देख रहा है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी आवाज को गर्ल्स एवरीवन, एक यंग इंसान लखनऊ में रिप्रेजेंट कर रहा है, और शहर के हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों को बुला करके उनसे मिल करके उनके साथ पॉडकास्ट चल रहे हैं। तो शहर में युवाओं की आवाज़ इनके माध्यम से आगे पहुंच रही है। तो मैसेज क्या देंगे हम लोग? बस ये है कि युवा प्रोग्रेसिव काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया सर आपके आवाज़ को अपना कीमती समय देने के लिए।